लेकिन इस बार वो आंसू ह्यूमिलिएशन की वजह से नहीं था, बल्कि उस वॉर्मथ की वजह से था जिसे महसूस किए हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। फिर मैं तेजी से खाना खाते हुए खुद पर हंसने लगता हूँ और पहली बार सीरियसली हवा में कहता हूँ, थैंक यू शेन शिंगलान। जिस पर कमरे की हवा में जैसे बहुत हल्की सी सांस सुनाई देती है। पेट भरकर खाओगे तभी लड़ पाओगे। इसके बाद मैं लैपटॉप खोलकर पागलों की तरह जॉब एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर देता हूँ, लेकिन रियलिटी मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रूअल निकलती है। मेरे रिज्यूमे ऐसे गायब होते जाते हैं जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाए। कभी कभी इंटरव्यू कॉल्स आते भी हैं तो पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ। बैंक अकाउंट का बैलेंस हर दिन कम होता जाता है। घर का रेंट, बिजली पानी का बिल और ऊपर से शेन शिंगलान की वो नोटबुक जिसमें हर खर्चा डिटेल में लिखा रहता था, वो सारे नंबर्स मेरे ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ते हैं, जिस पर एंग्जाइटी धीरे धीरे मेरे दिमाग को खाती रहती है। मैं रात रात भर सो नहीं पाता। फिर एक दिन मुझे उस कंपनी से इंटरव्यू मेल आता है जहां काम करना मेरा सपना था। वो मेरी करियर जर्नी का आखिरी और सबसे बड़ा टारगेट था, जिस पर मैं अलमारी के नीचे रखा अपना इकलौता सूट निकालता हूँ और उसे बार बार प्रेस करने लगता हूँ, बस इस डर से कि कहीं छोटी सी रिंकल भी इंटरव्यू खराब ना कर दे। इंटरव्यू वाले दिन मैं टेंशन की वजह से बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन नीचे कैफे से ब्रेकफास्ट लेते वक्त मेरा हाथ कांप जाता है और गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी सफेद शर्ट पर गिर जाती है। जिस पल ऐसा होता है मुझे सच में लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई। मैं बुरी हालत में भागकर घर लौटता हूँ, गंदी शर्ट सोफा पर फेंक देता हूँ और मिरर में अपनी लाल आंखों को घूरने लगता हूँ। मर जाना ज्यादा आसान होगा। सिर्फ 1 घंटा बचा था इंटरव्यू में। नई शर्ट खरीदने का भी वक्त नहीं था। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और फ्रस्ट्रेशन में मुक्का फर्श पर मारता हूँ। तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन की आवाज आने लगती है, जिस पर मैं तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि कॉफी से गंदी हुई शर्ट अपने आप वॉशिंग मशीन में घूम रही है। 20 मिनट बाद वॉशिंग खत्म होती है, फिर ड्रायर शुरू हो जाता है और अगले 20 मिनट बाद परफेक्टली साफ और प्रेस्ड शर्ट मेरे कमरे के दरवाजे पर टंगी होती है। मैं उस शर्ट को ऐसे देखता हूँ जैसे सपना हो, फिर जल्दी से कपड़े बदलकर घर से निकल जाता हूँ। लेकिन सबवे स्टेशन पहुंचते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। मॉर्निंग रश आवर में वहां इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। मैं हर गुजरते सेकंड के साथ पैनिक होने लगता हूँ। पसीना लगातार बहता रहता है और जब मैं हार मानकर बस लेने का सोचता हूँ तभी मेरे बगल वाले ऑटोमेटिक गेट से अचानक बीप की आवाज आती है। ग्रीन लाइट जलती है और गेट अपने आप खुल जाता है। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था, जिस पर मैं तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हूँ। वहां मेरी वाली सबवे की डोर्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं। मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन ठीक उसी पल जैसे किसी चीज ने डोर्स के बीच खुद को फंसा दिया हो। अलार्म बजता है और डोर्स दोबारा खुल जाती हैं, जिस पर मैं किसी तरह अंदर घुस जाता हूँ। ट्रेन के अंदर खड़े होकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आएगा। इतनी सारी कॉइंसिडेंसेस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल पर्सन मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा हो। मैं इंटरव्यू शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट पहले कंपनी पहुंचता हूँ। वेटिंग रूम में बैठा हर सेकंड टॉर्चर जैसा लग रहा था। फिर मेरा नंबर आता है। मैं गहरी सांस लेकर अंदर जाता हूँ, जहां 4 इंटरव्यूअर्स बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठे होते हैं। मेरे हाथ इतने नर्वस थे कि हथेलियां पूरी पसीने से भीग जाती हैं। मैंने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले से याद किया था वो अचानक दिमाग से गायब हो जाता है। मैं लगभग फ्रीज हो चुका था और तभी टेबल पर रखा एक ब्लैक पेन धीरे धीरे लुढ़क कर मेरे हाथ के पास आ जाता है। मैं इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेता हूँ। उसकी ठंडी फीलिंग मुझे थोड़ा काम कर देती है। फिर मैं नीचे देखता हूँ जहां पेन पर छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था, बिलीव योरसेल्फ, जिसे देखते ही मेरा दिल तुरंत स्टेबल हो जाता है। वो शब्द किसी मेडिसिन की तरह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर देते हैं, जिस पर मैं सिर उठाकर मेन इंटरव्यूअर की आंखों में देखता हूँ और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम गुचेन है। उस दिन का इंटरव्यू मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू बन जाता है और एक हफ्ते बाद मुझे सिलेक्शन मेल मिल जाता है। नई जॉब के पहले दिन ही मैं एडवांस सैलरी लेता हूँ और सीधे सुपरमार्केट भाग जाता हूँ। मैं अच्छी वाइन और ढेर सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदकर घर लौटता हूँ। फिर एक पूरी टेबल भरकर डिशेस बनाता हूँ। मैं 2 ग्लास में वाइन डालता हूँ, एक ग्लास उठाकर खाली लिविंग रूम की तरफ देखकर जोर से कहता हूँ, शेन शिंगलान, ये टोस्ट तुम्हारे नाम। मेरी गोल्डन असिस्टेंट, जिस पर हवा में रखा दूसरा ग्लास हल्का सा हिलता है और उससे एक साफ टकराने की आवाज आती है, जैसे वो मेरी बात का जवाब दे रही हो। मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन आंखें फिर धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक इनविजिबल गार्डियन था। इसके बाद मेरी और शेन शिंगलान की जिंदगी एक नए फेज में पहुंच जाती है। मैं पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाता हूँ और वो घर संभालती है। साथ में अपने एलीट लॉजिक का इस्तेमाल करके मेरे खर्चों की निगरानी भी करती रहती है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी। धीरे धीरे मैं इस अजीब कंपनीशिप को एंजॉय करने लगता हूँ। हर दिन घर लौटने पर गर्म खाना मिलता, हर महीने सैलरी आने पर मेरा पर्सनल फाइनेंस मैनेजर बजट तैयार करता, और जब भी काम में कोई प्रॉब्लम आती मेरी डेस्क पर मिस्टीरियसली उससे जुड़ी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रखे मिलते। वो एक साइलेंट मेंटर की तरह थी, एक परफेक्ट हाउसकीपर और एक ऐसा अजनबी इंसान जो सबसे ज्यादा अपना लगने लगा था। लेकिन मैं उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी। आखिर शेन शिंगलान की मौत हुई कैसे थी? इंटरनेट पर मौजूद न्यूज बस इतना कहती थी
थी कि उसकी मौत गैस पॉइजनिंग एक्सीडेंट की वजह से हुई, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि इस कहानी में कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। एक ऐसी इंसान जो बुक शेल्फ पर रखी किताबों तक को कलर और हाइट के हिसाब से अरेंज करती थी, जैसे उसे OCD की हद वाली क्लीनलीनेस ऑब्जेशन हो। एक ऐसी इंसान जो रूल्स और ऑर्डर को लेकर ऑलमोस्ट पागल थी। वो आखिर इतनी बेसिक गलती कैसे कर सकती थी, जैसे गैस बंद करना भूल जाना, जिस पर एक दिन मैं सीधे उससे पूछ बैठता हूँ, शेन शिंगलान, तुम्हारी मौत आखिर हुई कैसे थी? मेरे इतना कहते ही कमरे की लाइट एक बार फ्लिकर करती है। टेबल पर रखा ग्लास हल्का कांपता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। वो साफ तरीके से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी रिएक्शन जितनी इंटेंस होती जाती है, मेरी सस्पेशन उतनी ही गहरी होती जाती है, जिस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस घर की इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। इसके बाद मैं उस एजेंट से मिलने जाता हूँ जिसने शुरुआत में मुझे ये अपार्टमेंट रेंट पर दिया था। उसका नाम चूदी था। मैं उसे पास के कैफे में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बहाने मिलने बुलाता हूँ। चूदी चूदी हमेशा की तरह फ्रेंडली स्माइल के साथ सामने बैठी होती है। जब भी वो मुस्कुराती, आंखों के किनारे हल्की रिंकल्स दिखाई देती, जो उसे बहुत सिंसियर दिखाती थी। वो कॉफी का सिप लेते हुए मुझसे कहती है, तो गुचन, वहां रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा था ना, वो अपार्टमेंट लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, बस पहले वहां थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए आम लोग वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्की स्माइल के साथ कैजुअली पूछता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी, उस घर में पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन वहां की न्यूज बहुत वैग थी। बस लिखा था कि ऑनर की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिस पर चूदी एक पल के लिए रुक जाती है। वो कॉफी कप उठाकर सिप लेती है, लेकिन उसकी आंखें साफ अवॉइड कर रही थीं। अरे पुरानी बात है, बस एक्सीडेंट था, ज्यादा मत सोचो, आराम से रहो वहां। वैसे भी उस घर का फेंग शुई बहुत अच्छा है। देखो ना, वहां शिफ्ट होने के बाद तुम्हें बेटर जॉब भी मिल गई, तुम्हारी लक बदल रही है। इसके बाद वो बड़ी स्मूथली टॉपिक बदल देती है और बार बार मुझे यही समझाने लगती है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो, जिस पर मुझे उसकी बिहेवियर और भी सस्पिशियस लगने लगती है। एक नॉर्मल प्रॉपर्टी एजेंट सिर्फ रेंट और कॉन्ट्रैक्ट की चिंता करता है, लेकिन वो बार बार मेरी मेंटल कंडीशन की चिंता क्यों कर रही थी? क्यों वो मुझे उस घर के पास्ट के बारे में जानने से रोकना चाहती थी? उस मुलाकात के बाद मेरी शंका खत्म होने की बजाय और बढ़ जाती है। उस रात मुझे एक बेहद डरावना सपना आता है। सपने में मैं घने सफेद फॉग के बीच खड़ा होता हूँ। आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी मुझे दो महिलाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। उनमें से एक आवाज शेन शिंगलान की थी। उसकी आवाज गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से कांप रही थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना और तुमने क्लाइंट्स के पैसे तक छू लिए। इसके जवाब में दूसरी महिला की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थकी हुई और ऑलमोस्ट बेगिंग जैसी थी।